हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर्स में अपन ने सिंचाई के बारे में विस्तार से पढ़ा और सिंचाई की समस्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर भारत का जो सिंचाई का सबसे एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो नहरें हैं। और उत्तर भारत में तो विशेषतः जो है वो इस नहरों के कारण जो है कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और उत्तर भारत के जो अधिकांश प्रांत हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, झारखंड, ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर नहरों का जाल बिछा हुआ है। और जब से इस नहरों के विकास तंत्र में इजाफा हुआ है उसके बाद कृषि उत्पादन में भी काफी तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। इस लेक्चर के अंदर जो है उत्तर भारत की नहरें और दूसरे लेक्चर के अंदर दक्षिण भारत की नहरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी नहरें हैं। और एक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनता है वो निबंध फॉर्म में बन सकता है कि उत्तर की भारत की नहरों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नहरों में का अंतर के संबंध में क्वेश्चन बनता है। जो उत्तर भारत की नहर जो प्रवाह तंत्र है, नहर जो है वो इसमें धरातलीय जल का प्रयोग होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बहता है। नहर सिंचाई के लिए व्यापक मैदानों सुवितरित बारहमासी पैरेलल रिवर्स बहुत जरूरी है। वैसे तो बरसात के जो बरसात में नदियां बहती हैं उनसे भी नहरें निकाली हुई हैं, मगर वो एक ऋतु के बाद सूख जाती हैं। जो बारहमासी नदियों के अपार वाले क्षेत्र हैं, उत्तरी मैदान है, तटीय मैदान है, डेल्टा आदि है, प्रायद्वीप में चौड़ी घाटियों वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। अनेक नहरें बिना बांधों का निर्माण किए निकाली जाती है, जिन्हें मुख्य धारा से जल प्रचुर मात्रा होने पर जल का प्राप्त होता है। ऐसी नहरों का उपयोग सीमित होता है, जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये वर्षा ऋतु के अंदर ही जब इनका पानी अधिक होगा तो इन नहरों में पानी मिलता है और वर्षा ऋतु जाने के बाद ये नहरें सूख जाती हैं। वर्तमान में ऐसी नहरों को बारहमासी प्रणाली में बदलने का प्रयास किया। ये अभी डिस्कस किया था कि उन नदियों से जोड़ो जिनको कि वर्ष भर पर्यंत पानी मिलता है। और अपने डिस्कस किया था कि ड्रेनेज सिस्टम के अंदर दो विभाजन किए थे। उत्तर जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो अधिकांश बारहमासी हैं और वर्ष भर उन्हें पानी मिलता है, क्योंकि वो उनका स्रोत हिमालय है और बर्फ पिघलती है तो पानी मिल रहा है। पानी की मात्रा जो है ऋतु के आधार पर परिवर्तित होती है, मगर पानी जरूर उनमें मिलता रहता है। तो इन नहरों को भी 12 पूरे वर्ष में पर्याप्त पानी मिलता है। इंडिपेंडेंस जो है काल में ही इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के एक भाग के रूप में नहरों का निर्माण किया गया, जिसमें जैसे भाखड़ा नंगल डैम है पंजाब में, दामोदर घाटी है झारखंड में, पश्चिम बंगाल तथा नागार्जुन सागर परियोजना कर्नाटका, जो काफी महत्वपूर्ण तीनों परियोजनाएं हैं। इनसे जो नहरें निकाली गई हैं। नहरें के निर्माण का जो प्रारंभिक लागत उच्च होती है, किंतु निर्माण के उपरांत कार्यशील लागत काफी कम हो जाती है, जो नहरों की लंबी अवधि तक सिंचाई के स्रोत बनाए रखती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, तटीय उड़ीसा तथा तटीय आंध्र प्रदेश की नहर का सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। केरल व उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भागों में नहरों के लगभग अभाव है। धरातल जो है इसके लिए महत्वपूर्ण कारक है। धरातलीय परिस्थितियां अब जब लहरों का जब विभाजन हम करते हैं तो पहला जो आता है प्रांत के आधार पर उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की नहरों का अपन अध्ययन करेंगे, फिर बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, बिहार। नहरों का सर्वाधिक विकास जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि जो कृषि योग्य भूमि की प्रचुरता है, इसलिए वहां कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। और नहरों की समुचित व्यवस्था के कारण ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना की सर्वाधिक खेती संभव हुई है। और अपन डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर, और जब से गन्ने का उत्पादन बढ़ने लगा है तो इस क्षेत्र के अंदर जो है गन्ना मिलों का भी एक विस्तार देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 50%, एक बहुत बड़ा डेटा है यूपी के लिए, 50% नहरों की सिंचाई की सुविधा से ही प्राप्त होता है। यहाँ नहरें जो है स्थायी है, क्योंकि अधिकतर जो नहरें हैं वो सदाबहार नदियों से निकलती हैं। जो मुख्य नहरें हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण है ऊपरी गंग नहर। इस नहर का निर्माण जो है गंगा नदी के जल से किया गया। इस नहर को उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले के समीप से निकाली गई। इस नहर का निर्माण अंग्रेज शासन काल में हुआ। इसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऊपरी गंगा नहर की कौन कौन सी उप शाखाएं हैं। देवबंद शाखा, अनूप शहर शाखा, माट शाखा और हाथरस शाखा।
इस नहर की कुल लंबाई 5,640 किलोमीटर है, जो इसका टोटल है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई 342 किलोमीटर है। इस नहर द्वारा गंगा यमुना दोआब, आपने डिस्कस किया था कि दो नदियों का मध्य का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। दोआब की भूमि जो है सिंचित की जाती है। अगली जो यूपी की नहर है वो निचली गंगा नहर है। इस नहर का निर्माण गंगा नदी के जल से ही किया गया है। इस नहर को नरोरा बुलंदशहर के समीप से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण भी अंग्रेज शासन काल में हुआ था। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, कानपुर शाखा और इटावा शाखा। इस नहर की लंबाई 4,800 किलोमीटर है। इस नहर का द्वारा कानपुर और इटावा जिलों की भूमि सिंचित होती है। अगली जो महत्वपूर्ण नहर है उत्तर प्रदेश की, ये सबसे महत्वपूर्ण नहर है शारदा नहर, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। शारदा नहर है। इस नहर का निर्माण शारदा नदी के जल से किया गया है। यह नहर वनवासा के समीप से निकाली गई है, और इस नहर की जो लंबाई है वो 14,000 किलोमीटर है। इसकी शाखाओं और उपशाखाओं को मिलाकर काफी बड़ा एरिया सिंचित करती है। यह एशिया की सर्वाधिक चौड़ी नहर है, और इस नहर द्वारा गंगा घाघरा दोआब की भूमि को सिंचित की जाती है। इस नहर पर विद्युत उत्पादन करने के लिए खटीमा उत्तराखंड के में एक विद्युत निर्माण गृह की स्थापना भी की गई है। अगली जो नहर है वो पूर्वी यमुना नहर है, और इस नहर का निर्माण जो है यमुना नदी के जल से किया गया। यह नहर ताजेवाला अंबाला जिले के समीप से निकाली गई है, और इस नहर की कुल लंबाई जो है 1,440 किलोमीटर है। इस नहर का निर्माण मध्यकाल में मुगल शासक शाहजहां द्वारा कराया गया था। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इस नहर का द्वारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों की भूमि जो है वो सिंचित की जाती है। यूपी की जो दूसरी अगली जो नहर है वो बेलन नहर है। इस नहर का निर्माण बेलन नदी से जल से किया गया है। यह नहर रीवा मध्य प्रदेश के समीप से निकाली गई है। इस नहर द्वारा रीवा मध्य प्रदेश और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की भूमि सिंचित होती है। अगली नहर है कालागढ़ नहर। इस नहर का निर्माण बाणगंगा नदी के जल से किया गया है। यह नहर अभी निर्माणाधीन है, और इस नहर का निर्माण कार्य पूरे हो जाने के बाद बिजनौर, नगीना, धामपुर आदि जिलों की जो भूमि को सिंचित की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह स्वतंत्र नहरों के अतिरिक्त भी विभिन्न परियोजनाओं के तहत अनेक नहरों का निर्माण किया गया है। अगली नहर है जो माता टीला बांध की नहर है। झांसी के दक्षिण में बेतवा नदी, ये सारे जो जिस नदी से नहरों का निकाला गया है ये महत्वपूर्ण है। से दो नहरें निकाली गई हैं, गुरसहाय नहर और मंद नहर। अगली नहर है रामगंगा परियोजना। ये गढ़वाल उत्तराखंड जिले के समीप रामगंगा नदी से इस नहर निकाली गई है। रिंद परियोजना की नहर मिर्जापुर जिले के समीप सोन नदी की सहायक रिंद नदी पर निर्मित गोविंद वल्लभ नगर से नहर निकालकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचित की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। शारदा सहायक परियोजना की नहर है। शारदा नदी पर चल रही इस परियोजना से नहरें निकालकर उत्तर प्रदेश की भूमि को सिंचित की व्यवस्था की जाएगी। जो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है ये सारी कुछ नहरें। चंद्रप्रभा बांध की नहरें। चंद्रप्रभा नदी पर चाकिया नामक स्थान से नहरें निकाली गई हैं, और इन नहरों द्वारा चाकिया और चंदोली तहसीलों की लगभग 860 हेक्टेयर भूमि को सिंचित की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो अगली नहर है वो नौगढ़ बांध की नहरें हैं। करमनाश नदी पर निर्मित नौगढ़ बांध के समीप चंदोली नामक स्थान पर ये नहर निकाली गई है, और चंदोली, मिर्जापुर और जमनिया की भूमि में सिंचित की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में जो है सपरार बांध की नहरें, अर्जुन बांध की नहरें, रंगवान बांध की नहरें, ललितपुर बांध की नहरें, नगवा बांध की नहरें, वेनगंगा नहर, नायर बांध की नहरें आदि भी सुविधा की उपलब्ध कराई है। यूपी जो है वो अपने डिस्कस किया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहरों के एक जाल बिछा हुआ है, और नहरों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है। अगले जो है पंजाब और हरियाणा की नहरें। पंजाब और भारत की जो इंडिपेंडेंस के बाद प्राप्ति के बाद नहरों का सर्वाधिक विकास पंजाब और हरियाणा में हुआ, और यही कारण है कि इन दोनों राज्यों को में जो है उत्पादन, कृषि का उत्पादन भी काफी अधिक हुआ है, और खुशहाली भी देखने को मिलती है। पर कैपिटा इनकम भी इन दोनों प्रांतों में काफी अधिक है। पंजाब और हरियाणा जो है वो यहाँ पर वर्षा की मात्रा काफी एरिया, बहुत बड़ा एरिया जो है जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है।
किंतु नहरों द्वारा सिंचाई की समुचित व्यवस्था के कारण भारत के अग्रणी, अभी डिस्कस किया था कि फसलों का उत्पादन दिन दोनों दोनों रबी और खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन सर्वाधिक इन्हीं दोनों प्रांतों से प्राप्त होता है। और इनकी जो प्रमुख नहरें हैं उसमें है पश्चिम यमुना नहर, काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्राचीन है। इस नहर का निर्माण जो है यमुना नदी के जल पे किया गया और इसका निर्माण तुगलक शासक फिरोज शाह ने 14वीं शताब्दी में करवाया था और 17वीं शताब्दी में शेरशाह द्वारा 1886 के अंदर अंग्रेजी शासन द्वारा इस नहर का पुनर्निर्माण किया गया। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहर काफी महत्वपूर्ण है और इस नहर को ताजेवाला अंबाला के जिले के समीप से निकाली गई है। इस नहर की 3 शाखाएं हैं, दिल्ली शाखा, हांसी शाखा, सिरसा शाखा। इस नहर की कुल लंबाई 3040 किलोमीटर है, शाखा दो ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर। इस नहर द्वारा करनाल और सिरसा, करनाल हिसार हरियाणा और पटियाला पंजाब के साथ दिल्ली और राजस्थान की भूमि सिंचित की जाती है। एक महत्वपूर्ण नदी है इन दोनों प्रांतों की, सरहिंद नहर। ये इस नहर का निर्माण सतलज नदी के जल से किया गया। यह नहर रोपड़ अंबाला से निकाली गई है और इस नहर की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है और इस नहर द्वारा हिसार तथा पटियाला, लुधियाना और फिरोजपुर पंजाब जिलों की सिंचित की जाएगी। ये जो क्षेत्र है जो फिरोजपुर लुधियाना वाला, ये चावल की दृष्टि से भी काफी, उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगली जो नहर है जो है वो ऊपरी बारी दोआब नहर। इस नहर का निर्माण रावी नदी के जल से किया गया है। यह नहर जो है माधोपुर पठानकोट के समीप निकाली गई है। इस नहर की कुल लंबाई 4900 किलोमीटर है सभी शाखाओं से और इस नहर द्वारा गुरदासपुर और अमृतसर जिलों की भूमि सिंचित की जाती है। और इस दोनों प्रांतों की एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, वह है बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नंगल डैम। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है और नंगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी चालू बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत नंगल नहर का निर्माण किया गया और इस नहर द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत फिरोजपुर नहर का निर्माण किया गया। इस नहर यह नहर 1953 आजादी के बाद इसमें बनेगी। माधोपुर व्यास संपर्क नहर खोदकर रावी नदी का अतिरिक्त जल, ये इंटरलिंकिंग हो गई, एक तरीके से दोनों का इंटरलिंकिंग है। रावी नदी का अतिरिक्त जल जो है इस नहर के लिए उपलब्ध कराया गया है और सतलज नदी पर सुलेमान और इस्लामपुर में भी बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। यमुना नदी से ओखला दिल्ली की नामक स्थान से गुड़गांव नहर निकाली गई है। इस नहर के द्वारा गुड़गांव, फिरोजपुर की भूमि के साथ राजस्थान की कुछ भूमि सिंचित होती है। भाखड़ा नंगल जो परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा नंगल जो नहर का निर्माण किया गया जिसमें हिसार, करनाल, रोहतक जिलों की भूमि सिंचित की जाती है। व्यास परियोजना के अंतर्गत व्यास सतलज श्रृंखला पौंग बांध से निकाली गई है और द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की भूमि सिंचित की है। हमारा ये वो जिसमें IGMP इंदिरा गांधी कैनाल का भी प्रोजेक्ट इनसे ही निकलता है। बिहार की नहरें, बिहार की जो मुख्य नहर, बिहार में कृषि योग्य भूमि, पर्याप्त भूमि होने के बावजूद कृषि का स्तर सामान्य है। तो पूर्वी भाग में तो वर्षा होती है किंतु पश्चिमी भाग में ये देखने को वेरिएशन देखने को मिलता है। वहाँ वर्षा का स्तर जो है काफी कम है और इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो मुख्य नहरें हैं बिहार की उसमें सोन नहर। इस नहर का निर्माण सोन नदी के जल से किया गया। इसकी 2 शाखाएं हैं। पूर्वी और पश्चिमी। नहर की पूर्वी शाखा वारुण से निकाली गई है। इस शाखा द्वारा औरंगाबाद, गया और पटना जिलों की सिंचाई होती है। अगली नहर है त्रिवेणी नहर। इस नहर का निर्माण गंडक नदी के जल से किया गया है। यह नहर त्रिवेणी नेपाल की सीमा के समीप से निकाली गई है और इस नहर द्वारा बेतिया जिले की भूमि सिंचित होती है। अगली है ढाका और तेरू नहर। चंपारण जिले में लाल वाकिया और तेरू नदी के जल से इस नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर द्वारा चंपारण के उत्तरी पूर्वी भाग की भूमि की सिंचाई की जाती है। कमला नहर। इस नहर का निर्माण कमला नदी के जल से किया गया है और इस नहर द्वारा बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित मधुबनी जिले की भूमि को जो है वो सिंचित व्यवस्था उपलब्ध की गई है। सकरी नहर। इस नहर का निर्माण गंगा की सहायक नदी जो है सकरी, अपन ने कहा था ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा है, गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया हुआ है।
सकरी की नद से जल से किया गया है और इस नहर का निर्माण 1850, काफी प्राचीन नहर है, किया गया। इस नहर द्वारा मुंगेर तथा पटना आदि जिलों की भूमि को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इन जो है स्वतंत्र नहरों के अतिरिक्त बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत निकाली गई नहरों में से जो सिंचाई की उपलब्ध कराई जा रही है, और वो सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो कोसी परियोजना है बिहार की। और अपने डिस्कस किया था इस नदी के बारे में। कोसी नदी के बाद इसे सौरो बिहार ये अपना मार्ग बदलती है, तो इस पर काफी कार्य हो रहा है। कोसी परियोजना के अंतर्गत 2 नहरों का निर्माण किया गया है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर हनुमान नगर की बाईं और पूर्णिया की ओर निकाली गई है, जबकि पश्चिमी नहर हनुमान नगर की दाईं ओर और मुजफ्फर की ओर निकाली गई है। इन नहरों से बिहार की भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इन नहरों से नेपाल में भी सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा जो है रामपुर नहर है। गंडक परियोजना, गंडक जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, और इससे नहरें निकालकर दोनों राज्यों की सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। गंडक नदी पर जो है भैंसा लोटन नामक स्थान पर एक लंबा बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई हैं। इन दोनों नहरों का जो क्रमशः नाम है वो तिरहुत नहर और सारण नहर है। अगली जो है वो है तेनू घाट परियोजना। दामोदर नदी पर एक झील को बांध के रूप देने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका निर्माण 1965 में हुआ था और अभी भी निर्माण है। 1970 में इस बांध से निकाली गई थी। इस नहर द्वारा बोकारो, जो हमारा अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज में, जब पढ़ेंगे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में बोकारो के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र को जल की आपूर्ति इससे की जाती है। Thank you.